अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, हालांकि आपने कल ही संकेत दे दिए थे जब आपने जिक्र किया था, जो नाम चल रहे थे इंद्रजीत सरोज की, भाई अगर सपा यहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाएगी तो वो मूल कैडर का व्यक्ति होना चाहिए। जो नाम चल रहे हैं वो तो मूल कैडर बसपा के रहे हैं। ये संकेत आप कल ही दे चुके थे और आपका अनुमान लगभग, मैं तो ये कहूं कि 100% वो सही सटीक बैठा है। तो अब ऐसे में जो ये दाव चला है यहां पर पीडीए के साथ अब अगड़ों को भी साधने का, ये कितना बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए आगे आने वाले वक्त में खड़ा होने वाला है? क्योंकि यूपी की 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव है, 2027 को टारगेट किया जा रहा है और पीडीए के साथ अगड़ों के साथ भी चलना, यह समाजवादी पार्टी के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? दोनों ही पक्षों को समझना चाहूंगी। राजीव। देखिए पूजा, वो तो जब इंद्रजीत सरोज और रामचल राजभर का रेस में नाम कहा जा रहा था तब मैं आपसे कह रहा था कि इंद्रजीत सरोज विधायक हैं और उनके बेटे अभी तुरंत कौशाम्बी के सांसद बने, उनको टिकट दिया गया है और ये 4-5 साल पहले ही पार्टी में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 5 बार 7 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के मूल काडर के लोग हैं तो नेता प्रतिपक्ष का पद देना एक ही व्यक्ति को, जिनके बेटे को अभी सांसद आपने बनाया, तो सवाल उठेंगे और वो स्वाभाविक था ऐसा। अब सवाल उठता है कि जितनी चर्चा नेता विपक्ष की इस समय हम लोग कर रहे हैं और माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाए जाने से ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतनी चर्चा, इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? अगर एक झटके में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता कौन था? अगर एक झटके में मैं ये सवाल पूछ दूं तो अभी पैनल में बैठे लोग भी और बहुत सारे लोग जो ये न्यूज देख रहे हैं, ये समाचार देख रहे हैं, उनको भी याद नहीं आएगा कि उस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता कौन था। बहरहाल बात यह है कि अभी जो परिस्थितियों का निर्माण जिस तरीके से हुआ है और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के केंद्र में जैसे आया है और जितना उलट पुलट रिजल्ट या चौंकाने वाला रिजल्ट उत्तर प्रदेश का लोकसभा का है, उतना देश के किसी हिस्से का नहीं रहा। देखिए महाराष्ट्र में जो एनडीए को झटका लगा तो वो जमीन पर दिखाई दे रहा था और उसके बहुत सारी वजहें थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ऐसा झटका लगेगा, मोदी योगी जोड़ी को, डबल इंजन की सरकार को ऐसा झटका लगेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इवन राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी ये नहीं समझ पाए थे कि उनको आधे से ज्यादा सीटें मिलने वाली। तो अब ये परिस्थितियों के निर्माण के बाद अब अखिलेश यादव के हर फैसले की चर्चा और समीक्षा हो रही है, क्योंकि उसमें अब उनकी जिम्मेदारी, अब भी भारतीय जनता पार्टी को उनका घेरना और उत्तर प्रदेश का 2027 का होने वाला चुनाव, अब दिन पर दिन निगाहें और दिलचस्पी लोगों की उधर बढ़ती चली जा रही। जिस उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने 3 महीने पहले तक दूसरे तरह की चर्चा थी, अब वो 2027 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, आ जाएंगे, बीजेपी की सरकार चली जाएगी, अब चर्चा यहां तक पहुंच चुकी है। तो माता प्रसाद पांडे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अखिलेश यादव अगर यहां आ गए तो विपक्ष का नेता कौन बनेगा, और वो समीकरण के लिहाज से, क्योंकि निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण का फार्मूला टिकटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने पता नहीं अपनी स्ट्रेटेजी के तहत दिया या वो तुक्के के तौर पर लड़ गया, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो पूरी तरह से सफल रहा। और अगर आप देखें जहां भी चुनाव हुए, जहां हार भी मिली है, समाजवादी पार्टी की बहुत जगहों पर इस तरह की हार हुई है कि कई बार देखने में लगता है कि इतना मुकाबला कड़ा था। तो माता प्रसाद पांडे, पीडीए का नारा देके माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया तो चर्चा होना लाजिमी है। और चर्चा क्यों हो रही है? वो इसलिए कि जब बात पीडीए की हो रही थी तो एक अगड़े को इन्होंने क्यों बनाया? देखिए कई प्रश्न अखिलेश यादव के सामने थे। पहली बात तो उनकी पार्टी में कई धड़े हैं, कई लोगों के बनाए जाने से कई लोगों के नाराज होने का अंदेशा भी है। आप जानती हैं समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, एक तरफ तो आजम खान है, दूसरी तरफ राम गोपाल यादव के करीबी जो माइनॉरिटी के लीडर्स है वो है, उनको भी बैलेंस करना था। तो राम गोपाल यादव के कोटे के लोगों को, कमाल अख्तर और महबूब अली को वहाँ अधिष्ठाता और क्या नाम है मुख्य सचेतक कर दिया। अब ये एक ऐसे व्यक्ति को जो कि पार्टी में सर्वमान्य हो, सबके लिए सर्व सुलभ, सर्वमान्य, सबसे सीनियर
हो और जिसमें कोई गुटबाजी या कोई पक्ष की बात न की जा सके, अगर आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो समाजवादी पार्टी में आप भी माता प्रसाद पांडे को ही चुनेंगी, जो कि उम्र के लिहाज से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि सदन के भी सबसे वरिष्ठ सदस्य हो सकते हैं। 8 वर्षों से ज्यादा वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और 7 बार मुझे लगता है कि विधायक रहे, हालांकि 80 के बाद वो हारे भी कई बार हैं। अभी ये चुनाव जो वो जीते हैं वो योगी सरकार में मंत्री रहे सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री थे, उनको हराए। अब समाजवादी पार्टी के मूल विचारधारा की ये लोग हैं। देखिए पूजा, एक बात है, समाजवादी जो विचारधारा है और समाजवाद के जो प्रणेता हैं हिंदुस्तान में, वो सारे ज्यादातर अगर आप देखेंगी तो वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। जेपी को देखिए, लोहिया को देखिए, चंद्रशेखर को देखिए, तो आप जनेश्वर मिश्रा को देखिए, मधुलिमय को देखिए, मधु दंडौते को देखिए, तमाम बड़े नेताओं को, तो वो लोहिया जी जिसमें सबसे प्रमुख है। तो लेकिन उस समय समाजवाद जाति विहीन बातें या सबको समान अवसर देने की बातें या समाज के अंतिम व्यक्ति तक, वो एक विचारधारा के तौर पर समाजवाद जो आगे बढ़ा और जिसको आगे बढ़ाने में देश में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, लेकिन वो समाजवाद सामाजिक न्याय मंडल आयोग के बाद हो गया। तो अब भी पिछले 20 वर्षों से फैशन क्या चला कि सामाजिक न्याय के नाम पे, समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी, मतलब इसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, नेताओं की बात कर रहा हूं, उन्होंने आगड़ों के अगेंस्ट यानी एंटी फॉरवर्ड सेंटिमेंट को उभारना शुरू किया और इसे ही नव समाजवाद की तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा। उसकी काट के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में जितने समाजवादी लोग थे, चाहे वो कपिल देव सिंह जी हो, चाहे मोहन सिंह हो, चाहे बृजभूषण तिवारी हो, ये जो चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, जो फॉरवर्ड क्लास के सामाजिकवादी नेता और चिंतक थे, उनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया था और अपने इस गुलदस्ते की वजह से समाजवादी पार्टी को एक सर्व समाज की पार्टी बनाने में वो कामयाब हुए थे। अगर छत्री को देखिए तो उन्होंने अमर सिंह के हाथों में ही पार्टी 4-5 साल तक दे दी थी और गाजीपुर से गाजियाबाद का जो राजपूत था वो पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया था। तो वो ऐसे प्रयोग समय समय पर मुलायम सिंह यादव करते थे। कभी तो अमर सिंह के हाथ में पूरी पार्टी दे दी और कभी अमर सिंह को ऐसा कर दिया पार्टी से कि उनको निकाल भी दिया। तो ये उनके ऊपर नीचे के रिश्ते चला करते थे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जब 2014 के बाद ये पहली चुनावी सफलता एक दशक में मिली है, 17 में हारे, 14 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में जब उनको सफलता मिली है और वो बीजेपी से बड़े दल के तौर पर हुए हैं, तो अपनी पार्टी को वो मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर ले जाते हुए वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि सर्व समाज के लोग, इसमें ब्राह्मण को भी, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखिए वो जिस तरीके, तो ये एक वैचारिक संदेश देने के लिए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एमवाई समीकरण की नहीं रही, अब इसने तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा है और केवल पिछड़ों की बात या सामाजिक न्याय की बात ही नहीं है, समाजवादी विचारधारा के लोगों को भी दिया है। और दूसरा इसका पहलू यह भी है कि जहां से माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर से आते हैं, वो जो पूरा बेल्ट है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, वहां पर बाबा और योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण नेताओं में टसल हमेशा से रही है। जो लोग, मैंने कल भी ये बात कही थी, जो लोग गोरखपुर के हैं वो जानते हैं, एक सिरा हाता था और एक सिरा मंदिर था। मंदिर और हाता में कभी नहीं पटी। हाता हरिशंकर, पंडित हरिशंकर तिवारी के बंगले को और उनके उस बाउंड्री वॉल में जिसमें उनका घर था उसको हाता बोलते हैं। हाता और मंदिर एक दूसरे के विरोधी थे। मंदिर के मठ के महंत जब मुख्यमंत्री बन गए तो हाता में कितनी बार छापा पड़ा ये भी सबको पता है। तो उस इलाके में इस तरह का इक्वेशन है, तो उसको, और पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी को डुमरियागंज से अखिलेश यादव ने सपा से टिकट भी दिया था, हालांकि वो 42,000 वोटों से जगदम्बिका पाल से हार गए। तो वो एक जो सेंटिमेंट है एंटी योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों में, उसको भी कुछ न कुछ भुनाने की कोशिश इस फैसले में मुझे दिखाई देती है। तो बहुत बड़ा यहां पर दांव चला है अखिलेश यादव ने।